नमस्कार मित्रों, वेलकम टू महेंद्र क्लासेस। देखिए मित्रों, आज से हम जो है एक नई सीरीज आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान अध्ययन आरबीएससी की जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं क्लास 4 के अंदर जो चलती हैं, और उसमें से ही सारे कंपटीशन एग्जाम में जो है क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है ना। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि राजस्थान अध्ययन के 6 से लेकर क्लास 10 तक की जितनी भी बुक्स है उन सब का वन लाइनर के रूप में जो है फॉर्मेट में हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th से। ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे क्लास 9th की, फिर 8, फिर 7 और फिर 6, और फिर उसके बाद जो 11th और 12th की भी हम बात इसमें करेंगे। ठीक है ना। कोशिश रहेगी कि पर वीक में जो है आपको 2 से 3 क्लास जो है मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ, और अगर ज़्यादा समय मिला तो कोशिश रहेगी कि हफ्ते में जो है कम से कम आपको 5 क्लासें प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है ना। तो जितनी भी संभव हो पाई करवाऊंगा, अदरवाइज 2 से 3 क्लासेस आपको हर वीक जो है मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना। और ये सारी की सारी मिलेगी आपको वन लाइनर के रूप में, एक प्रकार से शॉर्ट नोट्स के रूप में भी। अब इस पीडीएफ के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक्स में भी जो है डायरेक्ट लाइन टू लाइन उसकी अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th की। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। देखिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हमने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, लगभग 8 से 10 पार्ट इसके बनेंगे। तो वो सारे के सारे हम डिटेल से पूरा पूरा जो है पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे और वन लाइन के फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है ना। ताकि एक भी क्वेश्चन जो है वो आपके बिल्कुल छूटे नहीं, पीछे जो है वो छूट ना जाए। ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मैं कोशिश करूंगा कि हम इसमें कवर कर पाएंगे। ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से, क्लास 10th की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की बुक से। ठीक है ना। तो देखिए ये बुक्स है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, क्लास 10th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा क्लासों के अंतर्गत जो है स्कूल में चलती है, और इसमें से ये सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी है आप देख सकते हो। जो सबसे बड़ी की बात करें तो अभी जो प्रेजेंट में है रीट एग्जाम। ठीक है ना। रीट प्री तो हो चुका है, रीट मेंस की अगर बात करूं तो उसमें भी जो है आपके ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है ना। ये रीट मेंस को हो, या इसको आप थर्ड ग्रेड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? थर्ड ग्रेड भी इसको आप कह सकते हो, या सेकेंड ग्रेड की जो एग्जाम्स है उसमें भी जो है ये आपके काम आने वाले ही क्लासेस है। ठीक है ना। या फिर आप कहोगे फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में जहां पर भी आपका राजस्थान जीके है वहां पर सारी की सारी ये बुक्स जो है वो काम आने वाली है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे पटवार का एग्जाम हो, या फिर आप जो भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी अगर है राजस्थान सीखिए तो ये बुक जो है वो आपके काम आने वाली है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति जो है वो इसमें मुख्य रूप से बताई गई है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिएगा इसमें मुख्य रूप से अध्याय कौन कौन से रहेगी, टोटल जो है लगभग 11 पार्ट जो है वो इसने दे रखे हैं। उन सबको हम वन लाइनर के फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक राजस्थान का इतिहास एक परिचय के बारे में। ठीक है ना। इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलिए फिर देखिए और भी पॉइंट्स देख लीजिए, टॉपिक किसमें किताब में कितने, आपके एग्जाम में कितने टॉपिक है इसमें से वो एक बार देख लेना। सेकंड टॉपिक राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, ये टॉपिक दोनों टॉपिक हर एग्जाम में जो है आते हैं। फिर राजस्थान के उत्सव त्योहार और मेले, ये भी पूछा जाता है। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते ही बनते हैं। ठीक है ना। फिर राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कलाएं, राजस्थान की स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, लोकगीत, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, लोक नृत्य और लोक नाट्य। ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। हालांकि सारे के सारे टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब हम देखेंगे व्यवस्थित तरीके से। ठीक है ना। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन जो है वो बनते ही बनते हैं। ठीक है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, तो ये सारे के सारे पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में पूरा पूरा जहां से भी क्वेश्चन बन रहा होगा इस टॉपिक में, अब वो यहाँ से छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि लाइन टू लाइन मैंने एक एक को 10 बार जो है पढ़ पढ़ के उसमें से क्वेश्चन निकाले। ठीक है ना। और वन लाइनर का फॉर्मेट देकर जो है वो आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। ठीक है। चलिए, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए ठीक है। देखिए आज का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले राजस्थान का इतिहास एक परिचय, अध्याय नंबर फर्स्ट है क्लास 10th का। ठीक है ना। क्लास 10th का ये अध्याय नंबर फर्स्ट। ठीक है। चलिए उसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। आज बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जो पहले दे रखा, उस इंट्रोडक्शन को एक बार देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। देखिए तो फर्स्ट आपके सामने दे रखा फर्स्ट पॉइंट इस प्रकार से पूरा पूरा फॉर्मेट मिलेगा, आप देख सकते हो। क्लास 10th राजस्थान की कला एवं संस्कृति, चैप्टर फर्स्ट राजस्थान का इतिहास, और पार्ट फर्स्ट हम जो है इसका डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनता है, ध्यान से देखिएगा कि सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को, भूभाग कौन सा, राजस्थान का जो भी भूभाग है प्रेजेंट में उसको, ठीक है ना, उसको राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। क्वेश्चन किसी भी रूप में बन सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सन 1800 ईस्वी में किसने या किस
व्यक्ति ने जो है राजस्थान के इस भूभाग को राजपूताना शब्द कहकर पुकारा था? तो वह थे कौन? जॉर्ज थॉमस। या फिर ये भी बन सकता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द कहकर पुकारा था, कब, समय क्या था? तो वो भी था 1800 ईस्वी, ठीक है ना। या फिर राजस्थान को जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम से पुकारा था? वो था राजपूताना। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो ये एक ही क्वेश्चन जो है 3 तरीके से बन सकता है। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सन 1800 ईस्वी में राजस्थान, सर्वप्रथम जो है राजस्थान को जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सन 1829 के अंतर्गत जो है एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? लेखक इसके कर्नल जेम्स टॉड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम जो है वो क्या बताया था? राजस्थान या राजस्थान बताया था। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये तो आप पिछले कोई भी एग्जाम का पेपर उठा कर देख लो, उसमें आपको 100% दिखेगा ही दिखेगा, मिलेगा ही मिलेगा उसमें क्वेश्चन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सन कब? 1829 के अंतर्गत। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जॉर्ज थॉमस जेम्स टॉड ने जो है कब राजस्थान नाम कहकर पुकारा था? तो वह था 1829 के अंतर्गत। और उसकी पुस्तक का नाम क्या था जिस पुस्तक में उन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था? पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शब्द भी याद रखना, कौन सा शब्द का प्रयोग किया था और किसने किया था, कब किया था, कहां पर किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट बन रहा है, राजस्थान स्वतंत्रता के बाद जब प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, तब 30 मार्च 1949 49 के अंतर्गत जो है सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान जो है वो रखा गया था। याद रखना, राजस्थान को इसलिए आप एक बात याद रखना, 30 मार्च को ही जो है आपको राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 मार्च को ही राजस्थान नाम रखा गया था सर्वसम्मति से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 30 मार्च वाला, ठीक है। चलिए, तो ये थे इस पूरे स्लाइड्स में से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तीनों ही 3 क्वेश्चन तो मैंने सब वन लाइनर के रूप में आपको 3 दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से कहीं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना पूरी की पूरी लाइन को एज इट इज। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में देखिए जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है। याद रखना, राजस्थान के जो जितने भी क्षेत्र है उन सबको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था पुराने समय में, ठीक है ना। तो अब उनमें से किस क्षेत्र के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकता है। तो ऋग्वेद आपको पता है 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। तो उसमें से सबसे पुराना वेद, याद रखना ये जो ऋग्वेद है वो एक तो बात याद रखना सबसे पुराना वेद है। कौन सा? सबसे पुराना है, प्राचीन वेद कह सकते हो आप जिसको, ऋग्वेद नाम दिया गया उसको, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में कौन कौन से राजस्थान के क्षेत्रों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन आप पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं, मरु क्षेत्र, धन्व, जंगल और मत्स्य और सूरसेन। ये क्षेत्र 5 क्षेत्र जो है इनके नाम ऋग्वेद में भी मिलते हैं, ऐसा इस बुक में बताया गया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है मरु और धन्व, ये दोनों का अर्थ जो है वो एक ही था। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ था। जोधपुर संभाग के अंदर के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसलमेर वाला जो बेल्ट है, उसके लिए प्रयोग हुआ था किसका? मरु और धनु का। याद रखना जैसलमेर, कौन सा? जैसलमेर, ठीक है ना। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। ध्यान से देखना क्लास को और ध्यान से इसको सुन लेना, अच्छे से समझ लेना और अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है जोधपुर, पहले जो है वो मरु, फिर मरुवार और कहलाता था। इसके अलावा कालांतर में इसे मारवाड़ के नाम से जाना गया। याद रखना, मरु नाम किसका था? जोधपुर का था। फिर उसके मरुवार कहकर बुलाया गया किसको? जोधपुर को ही। और अभी जो इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ कहकर पुकारा जाता है। तो याद रखना तीनों ही नाम किसके हैं? जोधपुर के, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जंगल शब्द का प्रयोग जो है उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहां पर शमी, कैर और पीलू आदि के वृक्ष जो है वो मिला करते थे, ठीक है ना। जंगल बीकानेर के लिए हुआ प्रयोग हुआ। याद रखना बीकानेर और नागौर, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे। जंगल देश किसको कहते थे? बीकानेर और नागौर को, ठीक है। और इसके आसपास का जो क्षेत्र था उसको कहा जाता जंगल देश, ठीक है। तो पॉइंट इंपोर्टेंट बनता है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखना पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन जो है वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में से भी काफी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य, एक मिनट, हाँ चलो नेक्स्ट है मत्स्य शब्द जो है जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ। याद रखना महाभारत जो थी ना, वेद व्यास के द्वारा जो लिखी गई थी, उसमें जो है मत्स्य शब्द का उल्लेख हुआ है जो कि एक राज्य के रूप में हुआ है, ठीक है ना। वह जयपुर, अलवर व भरतपुर तक विस्तृत था। पॉइंट इंपोर्टेंट, याद रखना मत्स्य क्षेत्र का विस्तार कहाँ का था? जयपुर, अलवर और भरतपुर तक,
ठीक है। इसकी राजधानी विराटनगर थी, ये पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखना। और याद रखना विराटनगर में ही जो है राजा थे विराट, जहां पर पांडवों ने जो अज्ञातवास बिताया गया था, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट मतलब याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से सीधा सा बन सकता है कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सुरसेन राज्य में सम्मिलित थे। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखना। सुरसेन में राज्य में कौन कौन से भाग सम्मिलित थे, देख तो भरतपुर का मथुरा से जुड़ा हुआ क्षेत्र जो था, उसके अलावा धौलपुर और फिर करौली, ठीक है। तो ये सारे सारे सुरसेन में सम्मिलित थे, ठीक है। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, याद रखना महाभारत में सूरसेन का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, और मत्स्य का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए बात करते हैं कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित है। याद रखना राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि भौगोलिक शब्दावली के अकॉर्डिंग मतलब भौगोलिक विशेषताओं के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिया गया। तो देखते हैं क्या क्या नाम दिया गया और किस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखते हैं पहले कि माही नदी के आसपास का जो प्रतापगढ़ का भूभाग है, माही नदी के किनारे किनारे प्रतापगढ़ का जो भूभाग है उसको कहा जाता है कांठल। क्या कहता है भाई, कांठल कहकर उसको बुलाया जाता है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप पहले के जो रीट के एग्जाम हुए हैं ना 2021 वगैरह, उसमें देख लो सारे सारे क्वेश्चन एज इट इज यहाँ से उठ के आए थे, ठीक है ना। फिर है क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित है, ठीक है ना, याद रखना, इसलिए इसको क्या कहा गया, कांठल कहकर बुलाया गया। फिर है 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। याद रखना कहां पर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है उसको 56 का मैदान कहकर बुलाया गया। फिर है भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र पठारी क्षेत्र है उसको कहा गया ऊपरमाल का यह क्षेत्र, या ऊपरमाल क्षेत्र के नाम से पुकारा गया। कहां से, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक। पॉइंट इंपोर्टेंट बताया रखना, ठीक है। ऊपरमाल, 56 का मैदान और फिर आप यहाँ से कांठल, 3 क्वेश्चन। तो ये भी याद रखिएगा, भैंसरोड से लेकर बिजोलिया तक जो है ऊपरमाल कहा जाता है इस क्षेत्र को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, उदयपुर के आसपास का जो पहाड़ी का इलाका है उसको कहा जाता है गिरवा। तो पॉइंट इंपोर्टेंट बता याद रखना, गिरवा किसे कहा जाता है, गिरवा कहाँ पर है, तो किस पहाड़ी को कहा जाता है, तो याद रखना उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियां है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसको कहा जाता है गिरवा, ठीक है। फिर है एक मांड शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, जैसलमेर के लिए। प्राचीन नाम था जैसलमेर का मांड, ठीक है। फिर ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र जो है वो वागड़ कहलाता है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है, ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना। फिर है सीकर, झुंझुनू व चूरू का जो क्षेत्र है वो शेखावटी के नाम से जाना जाता है, ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना। मतलब इसमें याद रखना एक एक स्लाइड में कम से कम 4 से 5 6 7 8 क्वेश्चन जो है इसमें जरूर बनेंगे, ठीक है ना। तो याद आप हर स्लाइड को रखिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब देखते हैं, ये तो था बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो, ठीक है। अब शुरुआत करते थोड़ा सा काल विभाजन की तरफ कि राजस्थान का जो काल विभाजन था वो कैसे हुआ था, स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी है वो आगे से आगे बात करते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, नेक्स्ट है इतिहास का काल विभाजन। देखते क्या है इसमें, संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया, ठीक है। कौन सा, पाक युग, आद्य युग और तीसरा था ऐतिहासिक युग। पाक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। अब देखो पाक युग जो है वो क्या था, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन मानव जो है उसको पढ़ नहीं पाता, परिचित नहीं था कभी उसके, ठीक है ना। युग की दृष्टि से कह सकते हो आपकी मानव जो है लेखन कला से अपरिचित था, मतलब लिखित साक्ष्य तो वहां से मिले, सॉरी नहीं मिले, ठीक है। लिखित साक्ष्य जो है उपलब्ध ही नहीं हुए यहाँ पर, और लिखित साक्ष्य मिले कहाँ है, आद्य युग के अंतर्गत। आद्य युग में जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अस्पष्ट है, लेकिन उनकी जो है लिपि अभी तक पढ़ना संभव भी नहीं हुआ उसको। मतलब याद रखना पाक युग के अंदर क्या था, लिखित साक्ष्य बिल्कुल ही नहीं मिले, ठीक है ना। यानी कि युग की स्टार्टिंग से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का काल था वो था पाक युग। दूसरी बात, आद्य युग जो है, आद्य युग को कौन सा, लिखित साक्ष्य जो है इसमें उपलब्ध हुए लेकिन अस्पष्ट है, कोई इसको जो है पढ़ नहीं पाया इस लिपि को। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो रहा था कौन सा, आद्य युग। फिर आता है ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग की बात करें तो वो है स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध हो गए थे, और ये लगभग बात है 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक की। तो पॉइंट याद है, इस पर 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से किस प्रकार से बनेंगे ध्यान से देखना, नोटिस कर लेना जरूर। कैसे, देखो आद्य युग की बात, पाक युग की बात की जाए तो पाक युग में क्या याद रखना है, एक तो बिल्कुल लिखित साक्ष्य नहीं मिले। दूसरी बात, सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा के पूर्व तक का काल वो था पाक युग। 2 पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें यह कि आद्य युग की बात करें कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुए लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया, एक तो ये चीज। दूसरा पॉइंट इसमें यह कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो था आद्य युग। फिर उसके बाद आता ऐतिहासिक युग, यानी 600 से लेकर अब तक का, जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उसको अच्छी तरह से पढ़ा भी गया है,
ठीक है, ये था तीनों काल विभाजन। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रागैतिहासिक राजस्थान पाक युग से, मैं राजस्थान की बात करें तो कैसा था, तो मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहा गया। ठीक है ना, जिसको प्रागैतिहासिक जो है पाक युग जो है उसको कहा गया क्या, पाषाण काल। ठीक है ना, और इसको 3 भागों में फिर बांटा गया। कौन कौन सा, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। याद रखना, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, फिर देखिए, अब देखिए पूर्व पाषाण काल क्या होता है। क्वार्टजाइट पत्थर के अंदर उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 साल पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। ठीक है ना, फिर एक ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। 1870 के अंतर्गत जो है C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ में पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार, हैंड एग्स जो है वो प्राप्त की, मतलब कुल्हाड़ी प्राप्त की। कौन सी, हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी। कहां से मिली थी, 1870 में C.A. हैकेट ने। कहां से, जयपुर और इंद्रगढ़ से। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस काल की थी, तो पूर्व पाषाण काल की। कौन सी थी, पूर्व पाषाण काल। तो देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये सन का बन सकता है, ये नाम हैकेट का पूछा जा सकता है, कहां पर है ये पूछा जा सकता है, और क्या मिला था ये पूछा जा सकता है, और कौन से काल की है, तो याद रखना पूर्व पाषाण काल की। देखो एक ही लाइन में जो है कम से कम 5 से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कौन सा क्वेश्चन एग्जाम आ जाए क्या पता, पूरी लाइन ही याद कर लो, बात झंझटी खत्म। फिर देखो नेक्स्ट है, सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण प्राप्त किया। अब ये सेटनकार जो है इन्होंने झालावाड़ से उपकरण प्राप्त किया। सेटन जो है, सेटनकार इन्होंने झालावाड़ से इसी युग के उपकरण प्राप्त किए, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेटनकार झालावाड़ से। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित उपकरण झालावाड़ से किसने खोज निकाले थे, तो वो थे सेटनकार। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट बनता है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा, और 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। योजनाबद्ध उत्खनन, हम बात कर रहे हैं किसकी, पूर्व पाषाण काल की। ठीक है, पूर्व पाषाण काल की बात चल रही है अभी तक। देखो इसमें क्या है, योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, याद रखना, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार हरिचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने भी जो है राजस्थान की पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। याद रखना, ये भी व्यक्ति हैं जो कि राजस्थान की पूर्व पाषाण कालीन सभ्यताओं को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखी है। कौन कौन, याद रखना नाम, वीरेंद्र नाथ मिश्र, ठीक है, दूसरा R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार हरिचंद्र मिश्रा। ठीक है, ये सारे नाम जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता सीधा था, पूर्व पाषाण काल सभ्यता से संबंधित कौन कौन है या कौन कौन नहीं है, तो फिर ये सारे नाम वहां पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इनके प्रयासों से राजस्थान में कौन से प्रयास, ये जो बात की जाए इनके प्रयासों से। ठीक है, इनके प्रयास से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में जो है अनेक नदियों, विशेष रूप से चंबल नदी, बनास नदी और उनकी सहायक नदी, 2 नदियों के नाम भी याद रखना। ठीक है, ये जो सारे लोग हैं, ये वाले सारे लोग जो है उन्होंने कौन कौन सी नदियों के किनारे पर जो है सभ्यता को खोजा था, तो याद रखना चंबल नदी और बनास नदी। ठीक है, और कौन कौन से इलाकों की बात की जाए तो ये सारे एरिया के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, उनकी सहायता से नदियों के किनारे पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। फिर ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है पहले से ही। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय किसको जाता है, B. आल्विन को। याद रखना, B. आल्विन जो है उन्होंने ये पूर्व पाषाण कालीन उपकरण कहां से खोजे थे, जालोर से। क्वेश्चन काफी बनता है, सीधा सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये तो, कि जालोर से जो है ये पूर्व पाषाण कालीन उपकरण किसने खोज निकाले थे, तो ये थे कौन, B. आल्विन। कौन है, B. आल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते क्या है स्लाइड। अब आता है मध्य पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल देख लिया, अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियां तथा इसके अलावा चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी तथा विराटनगर से मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले। कहां से मिले, याद रखना, एक तो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो लूणी नदी बहती है, सबसे बड़ी नदी है पूर्वी ये पाकिस्तान, क्या कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की। ठीक है, लूणी नदी याद रखना, लूणी नदी और उसकी सहायक नदी। इसके अलावा चित्तौड़ में बेड़स नदी 2, फिर तीसरा विराटनगर 3। यहाँ 3 जगह से जो है वो मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ कहाँ से मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए, तो याद रखना लूणी का जो क्षेत्र है वहां से, चित्तौड़ की बेड़च नदी, विराटनगर और ये 3। ठीक है, फिर इस काल के उपकरण जो है वो बड़े छोटे थे, हल्के थे और कुशलता से निर्मित थे। ये उपकरण जैस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कलसेडोनी आदि पाषाणों से बने हुए थे। इनमें ब्लेड, याद रखना क्या क्या मिला इसमें, ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज,
स्क्रेपर, पॉइंटर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है किसमें, मध्य पाषाण काल से। फिर है कि पत्थर से बने इन छोटे, ये पत्थर से बने हुए थे सारे, ये भी याद रखना। पत्थर से बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण कालीन उपकरण कहा जाता है। भाई ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है कि माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कालीन उपकरण किस काल से मिले, तो वो मिले मध्य पाषाण काल से। कौन से मिले भाई, मध्य पाषाण काल से। नाम, पॉइंट, आंसर सब के सब याद रखना भाई, नहीं तो फिर कहोगे कि मुझे बताया नहीं। मध्य पाषाण काल, माइक्रोलिथ के साक्ष्य कहां से मिले, मध्य पाषाण काल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है उत्तर नव पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल कह सकते हो या फिर इसको आप नव पाषाण काल कह सकते हो। तीन देखे हमने, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उत्तर कहो या नव कहो, उत्तर पाषाण काल कह सकते हो या नव पाषाण काल कह सकते हो, दोनों ही नाम इसके बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए नव पाषाण काल कहो या उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य जो है वो कहां से मिले, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से जो है इस उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के अनेक उपकरण मिले। तो ये स्थानों के नाम सारे याद रखना, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर। ठीक है, चलिए फिर देखते आगे। नेक्स्ट है राजस्थान में धातु काल। अब बात करते हैं राजस्थान में धातु काल की, कि धातु काल कौन कौन से। एक मिनट तक रुकना, कि स्लाइड रही है, 2 स्लाइड और रही है। ठीक है, राजस्थान में धातु काल की बात करते हैं तो ताम्र पाषाण काल, ताम्र एवं ताम्र काश्य काल इसको कहते हैं। ठीक है ना, पहले बात ताम्र काल कह सकते हो या ताम्र पाषाण काल कह सकते हो शुरुआत के अंदर। फिर उसके बाद में राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में, अब कौन कौन से ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थल हैं राजस्थान में, याद इंपोर्टेंट रखना, पॉइंट है इंपोर्टेंट। गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर में है, कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में, गिलुंड सभ्यता राजसमंद में, आहड़ व जाडोल सभ्यता उदयपुर में, पिंड पांडलिया कहाँ, चित्तौड़ में, कुराड़ा नागौर में, साबड़िया व पुगल बीकानेर में, नंदलालपुरा, कीराडोत व चितवाड़ी जयपुर में, एलाना जालोर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोल माहौली सवाई माधोपुर में, मलाह भरतपुर में। ये सारी सभ्यताओं के नाम याद रखना, एक तो कौन कौन सी सभ्यता और कहाँ पर है और किस काल की है या किस संस्कृति संबंधित है। तो ताम्रकालीन संस्कृति से संबंधित है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सीधे सीधे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोह काल की बात करें तो लोह काल का राजस्थान में कहां कहां से क्या क्या मिल, देखो तो ताम्र और कांस्य काल के बाद में जो आता है लोह काल। पहले ताम्र काल, फिर कांस्य काल, कांस्य काल के बाद में आता है लोह काल। अब लोह काल का ज्ञान क्या है, देखो राजस्थान में नौह सभ्यता जो कि भरतपुर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, रेड टोंक जो है, इन स्थानों से लोह संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ठीक है, हथियार और उपकरण कुछ मिले। तो याद रखना कौन कौन से स्थान, एक तो नौह सभ्यता जो भरतपुर में, जोधपुरा जयपुर में, जो ये जोधपुर में नहीं, याद रखना जोधपुरा जयपुर में। ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखना, सुनारी झुंझुनू में और रेड टोंक के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो नौह से प्राप्त, अब नौह की बात करते हैं स्पेशल। ठीक है, नौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। पॉइंट इंपोर्टेंट बनता है भाई कि लोह युग, भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित कौन सी सभ्यता करती है, तो वो करती है नौह सभ्यता भरतपुर से, क्योंकि वहां से जो उपकरण मिले उससे ही साबित होता है। ठीक है, फिर है जोधपुरा तथा सुनारी, जोधपुरा व सुनारी। सुनारी सभ्यता कहाँ है, झुंझुनू में, जोधपुरा कहाँ है, जयपुर में। ये दोनों ही जो है लोहे को गलाने की भट्टियां यहाँ से प्राप्त हुई है और उसके साथ साथ अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने भी यहाँ से प्राप्त हुए। तो याद रखना लोहे गलाने की भट्टियां कहाँ से मिली है राजस्थान में, जोधपुरा, जोधपुरा कहाँ है, जयपुर में, सुनारी, सुनारी कहाँ, झुंझुनू, यहाँ से मिली क्या, लोहे गलाने की भट्टियां और इसके अलावा अस्त्र शस्त्र और साथ में उपकरण बनाने के वगैरह कारखाने जो है वो यहाँ से मिले। ठीक है, फिर है रेड टोंक। याद रखना रेड सभ्यता कहाँ है, टोंक के अंतर्गत। यहाँ पर लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान में इसे जो है टाटा नगर के नाम से, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं इसको, राजस्थान का टाटा नगर, प्राचीन राजस्थान का। ठीक है, किसको कहते थे, रेड टोंक को। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, भाई याद रखना, आने वाले एग्जाम में 100% इससे जो है सवाल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक स्लाइड और रही है, वो भी फटाफट देख लेते क्लियर। स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति, पेंटेड ग्रेवेयर, PGW, ये लोहे काल की बात है। ठीक है, लोहे काल में ही मिली थी। ठीक है, फिर है लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी जो है स्लेटी रंग, लोहे काल के पश्चात, याद रखना लोह काल के पश्चात स्लेटी रंग की क्या मिली, इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना। जैसे लोह काल एंड मोड पे आया तब जो है राजस्थान के अंतर्गत क्या मिला, स्लेटी रंग के चित्रित मृदभांड संस्कृति, जिसको पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं, PGW कहते हैं। याद रखना राजस्थान में PGW का साक्ष्य कब मिला था, तो लोह काल के बाद में। ठीक है, फिर है इस संस्कृति के अवशेष जो है वो कहाँ से मिले। अभी लोह काल की बात की जो बात है, मतलब ये जो चित्रित स्लेटी रंग के जो मृदभांड मिले हैं, ये जो संस्कृति थी वो कहाँ की संबंधित थी, तो याद रखना विराटनगर और जोधपुरा जयपुर से संबंधित। ठीक है, सुनारी भी है, नौह भी है इसमें।
ठीक है, क्योंकि लोह काल समाधि मैंने कहा ना, लोह काल जैसे एंडिंग मोड था तब ये जो है सुविधा सामने आई, कौन सी, पीजीडब्ल्यू की। फिर आगे देखो, इस संस्कृति का उदय जो है लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था, 600 ईसा पूर्व के अंदर, ठीक है। फिर है, इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ में राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है इसके साथ ही, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो गई। इसकी पीडीएफ याद रखना, इसकी जो है पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक जो है वो कहाँ पर दिया गया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए और ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाइए और वहां पर सर्च कर लेना, ऐसे ये मैं नहीं कराऊँ जैसे, ठीक है, मेहनत डैश करके फिर क्लासेस लिख देना यहाँ पे, ठीक है, क्लासेस। याद इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। दूसरी बात, ऐसी क्लासेस जो है आपको मिलती रहेगी, कोशिश रहेगी कि हफ्ते में जो है कम से कम मैं 2 से 3 क्लासेस जो है पर वीक आपको देता रहूँ, ठीक है ना। अगर ज़्यादा टाइम मिला तो ज़्यादा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन करेंगे। अगर आपके पास बुक्स है तो पीडीएफ जो है प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, जो भी बुक्स आपके पास है अगर, तो आप उस बुक्स में डायरेक्ट इसमें से देख कर ऑनलाइन कर लीजिए और सीधा याद कर लीजिए डायरेक्ट उससे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और बाद में कोशिश रहेगी कि इसका क्यूज भी जो है मैं कराऊँ, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा क्यूज में क्वेश्चन वगैरह बनाने में वगैरह, ठीक है ना। तो देखेंगे वो भी, नहीं तो बहुत सारी बुक्स मिलती है क्यूज क्वेश्चन की, बहुत सारी, आप ले आओ कोई भी बुक्स और एक बार इसमें से पढ़ लो डिटेल से और फिर वो वैसे कर लो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए।